हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर रेटिंग, आउटलुक, क्रेडिट रेटिंग। तो आउटलुक क्या होता है, किस तरीके का होता है? तो तीन टाइप के हमारे आउटलुक होते हैं क्रेडिट रेटिंग में। एक होता है आपका स्टेबल आउटलुक, दूसरा होता है पॉजिटिव और तीसरा होता है नेगेटिव आउटलुक। ठीक है, कोई भी चीज़ या तो स्टेबल हो सकती है या वो पॉजिटिव हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती है। तो स्टेबल आउटलुक का क्या मतलब है? स्टेबल आउटलुक इंडिकेट अ लो लाइक्लीहुड ऑफ रेटिंग चेंज इन। तो नियर टू मीडियम टर्म में जो रेटिंग जो है चेंज नहीं होगा, जैसे बोलते हैं ना ये चीज़ स्टेबल है, मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला, आने वाले टाइम पे भी ये ऐसी ही रहेगी। तो उसको बोला जाता है स्टेबल, मतलब आने वाले टाइम में मीडियम टर्म में इसका चेंज होने का चांस बहुत कम है, तो उसको बोला जाएगा स्टेबल आउटलुक। पॉजिटिव आउटलुक क्या बताता है? इट इंडिकेट ए हाई लाइक्लीहुड ऑफ एन अपवर्ड रेटिंग रिविजन इन नियर टू मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म में चांसेस है, अगर पॉजिटिव आउटलुक है तो मीडियम टर्म में चांसेस है कि ये रेटिंग बढ़ जाएगी। मान लीजिए किसी का रेटिंग ए आया है और उसके साथ आया पॉजिटिव आउटलुक है वो, तो पॉजिटिव आउटलुक का मतलब आने वाले टाइम में ये जो ए रेटिंग है ये इंप्रूव होकर डबल ए बन सकती है, तो वो होता है पॉजिटिव आउटलुक। ऐसे एक होता है नेगेटिव आउटलुक, ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, नाम से आपको लग रहा है नेगेटिव। तो यहाँ पे बहुत चांसेस है, किस बात के चांसेस है? कि डाउनवर्ड रेटिंग हो जाएगी। मान लीजिए किसी कंपनी का अभी रेटिंग है ए और उसके साथ लिखा हुआ है नेगेटिव आउटलुक, तो इसका मतलब भले ही अभी ए है बट डाउन हो सकती है। मान लीजिए डबल है तो डबल ए से ए बन जाएगी, ए है तो उससे ट्रिपल बी बन जाएगी, ट्रिपल बी अगर रेटिंग है तो डबल बी बन जाएगी। यानी रेटिंग के गिरने का चांस है, और वो चांस क्या है? हाई है। इन दोनों में देख लीजिए हाई चांस है। पॉजिटिव आउटलुक में बहुत हाई चांस है कि ये मीडियम टर्म में इंप्रूव करेगा, नेगेटिव आउटलुक में बहुत हाई चांस है कि मीडियम टर्म में आने वाले टाइम में ये डाउन हो जाएगा, और स्टेबल में बहुत कम चांस है कि ये चेंज होगा, चेंज होने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है, ये तीन टाइप की जो है आउटलुक क्रेडिट रेटिंग के द्वारा यूज की जाती है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन AIF? AIF का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। AIF का फुल फॉर्म होता है हमारा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अभी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है? MF आपका वही हो गया, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि म्यूचुअली जो है रिस्क आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सभी अगर कोई भी, अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड कराया होगा, आपको मालूम होगा मिनिमम 500 रुपीज़ में आप म्यूचुअल फंड करा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी वही होता है, बहुत सारे लोगों से पैसे को इकट्ठा किया जाता है और उनको यूनिट्स एलोकेट की जाती है, और एक यूनिट्स की कीमत 500 रुपये तक हो सकती है। तो आप जो 500 रुपये खरीदते हैं वो आप एक तरह से एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। तो उसी पैसे को मान लीजिए 1000 लोग या 2000 लोगों से 500 500 रुपये इकट्ठे किए, उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। किसी एक मान लीजिए उसमें से आपने 50,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, ऐसे कई लोगों से मिलके 500 500 जोड़ के, तो उसमें से 10,000 रुपये किसी एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे, 20,000 किसी दूसरी कंपनी में। तो भले एक कंपनी का शेयर डूबे, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ आपस में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रिस्क शेयरिंग। तो म्यूचुअल फंड में यही होता है। लेकिन बात करें अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये भी कुछ इसी टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि 1 करोड़ है। तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं वही अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, काफ़ी इजी है और उसका मिनिमम जो लिमिट है वो सिर्फ 500 रुपये, तो 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं, और किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ईजिली अफोर्डेबल है। अगर आपको 500 रुपये में कोई स्कीम शुरू करनी तो आप आसानी से हर महीने या साल में 500 रुपये दे सकते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले कि महीने का या साल का 1 करोड़ देना पड़ेगा, तो ये सिर्फ हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल है उनको ही सूट करेगा, हम लोगों को सूट नहीं करेगा। तो वही होता है आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हाई होता है, जो कि 1 करोड़ का रहता है। और इसमें रिस्क काफ़ी रहता है, क्योंकि इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है जिससे वेंचर कैपिटल, जो रिस्की कैपिटल है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। पर अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो काफ़ी ज़्यादा भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। यहाँ भी वही वाला कंसेप्ट काम करता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा रिस्क। नेक्स्ट, व्हाट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एंड अल्टरनेटिव? तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड तो हम लोगों ने देख लिया, जहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और वो ट्रस्ट की फॉर्म में जो है इसको स्टैब्लिश किया जाता है, और एक अगर आपको यूनिट चाहिए तो 1 करोड़ का कम से कम मिलता है। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये म्यूचुअल फंड का एक प्लान होता है और ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का बिल्कुल अपोजिट है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है समझ लेते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या करते हैं कि आपको, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जमा कर लीजिए म्यूचुअल फंड में। जैसे म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको, अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो हर महीने आप 500 जोड़ लीजिए। साल भर में अगर आप जोड़ेंगे तो 12 5 6 हज़ार हो जाएगा, ऐसे 8 10 साल में आपका 60,000 जमा हो जाएगा, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें मिल जाएगा। उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक टाइप के आप आरडी मान लीजिए, आरडी में भी तो ऐसे ही होता है ना, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा हम जोड़ के शुरू करते हैं, तो बिल्कुल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज अ टाइप ऑफ आरडी। लेकिन अगर बात करें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जनरली जो कोई पर्सन है जिसका एज 20 25 साल है और अभी जॉब लगी है, तो उनके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एक अच्छा तरीका है। सिस्टमैटिक विड्रॉल किसके लिए? अभी कोई रिटायर होने वाला है और रिटायर होकर मान लीजिए उसको 20 30 लाख मिलेगा।
आप जानते हैं इंसान की हैबिट क्या होती है, उसके पास जितने पैसे हो उसको उतना ज़्यादा खर्च कर देता है। तो बेटर है ये 30 लाख अपना पॉकेट में या अपना बैंक पे रखने से अच्छा इसी 30 लाख को आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत इन्वेस्ट कर दीजिए। ये भी म्यूचुअल फंड का ही एक प्लान होता है। इसमें क्या फ़ायदा होगा कि हर महीने कितने साल के लिए आपको पैसा चाहिए विड्रॉ करेंगे तो इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, प्लस आप विड्रॉ भी कर पाएंगे। जैसे आपने बोला हर महीने का मुझे 10,000 चाहिए, तो वो आपकी एक टाइप से पेंशन बना देंगे, हर महीने की 10,000 आपको मिलती रहेगी। पर इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉ में हमें एक ही बार जमा करना रहता है। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट क्या है, ये आरडी हम हर महीने या हर साल जमा कर रहे हैं। विड्रॉल में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। इसमें आप एक ही बार में जो बड़ा अमाउंट है लमसम उसको आप एक बार में विड्रॉ जो है डिपॉजिट कर दीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा पेंशन की तरह इसको विड्रॉ कर सकेंगे। वही आपका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। ठीक है, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट समझ के ट्रस्ट की फॉर्म में होता है, और ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो 5 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 1 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो होता है आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लान। विच आर द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शन है। फाइनेंशियल मार्केट में हमने देखा था ना, मनी मार्केट, ये सारा आपका फाइनेंशियल मार्केट में आ जाए। कैपिटल मार्केट और आपका फॉरेक्स मार्केट, म्यूचुअल फंड, कई सारी मार्केट को हमने देखा। तो एक तो कैपिटल फॉर्मेशन, असेट क्रिएट होता है। लिक्विडिटी मतलब कभी भी आप अपने असेट सिक्योरिटीज को बेच के जा सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, जो मार्केट के जो प्राइस है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है। तो ये सारे ही फैक्टर्स, ऑल ऑफ दिस, ये आपके कैपिटल सॉरी फंक्शन मार्केट के, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस है। तो डी इसका आंसर इसमें हो जाएगा। व्हाट इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। अभी लॉन्ग टर्म रेपो क्या है। जनरली रेपो में क्या होता है कि बैंकों के पास पैसा कम पड़ जाए तो वो आरबीआई से क्या करते हैं, लोन ले सकते हैं। उसे बोलते हैं रेपो रेट। मतलब आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। अब ये लॉन्ग टर्म रेपो क्या है। बैंकों को अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, बट बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा क्यों चाहिए, उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि बैंक जनरली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लंबे टाइम के लिए चलते हैं, 5 साल से 40 साल तक ये चलते हैं। तो इतने लंबे टाइम के लिए बैंकों को पैसा चाहिए। ये कोई और ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट चाहता है पैसे की, तो उस केस में बैंकों को भी तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए फंडिंग कर सके। वैसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं है, इसमें 3 साल तक के लिए आप फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल तक के लिए लोन आप ले सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था फरवरी 2020, तो अभी 2-3 साल पहले की बात है। इसकी पहली तो जो है, मतलब ये इंस्टॉलमेंट में बोला था कि बैंक इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट टू आपका जो लॉन्ग टर्म रेपो है उसको 17 फरवरी और 24 फरवरी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और 25,000 ईच, तो 17 फरवरी को जो बैंकों ने लिया था 25,000, और वो था 3 साल के लिए। ये 3 साल के लिए था। और जो 24 फरवरी को लिया गया था ये वो 1 साल के लिए था। यहाँ पे एक लाइन नहीं, यहाँ पे भी आप ऐड कर लीजिए कि दोनों बार में बैंकों ने 25,000 करोड़ रुपए की बोरोविंग की थी लॉन्ग टर्म रेपो की हेल्प से। तो पहला जो था वो 17 तारीख को किया गया था, जो कि 3 साल के लिए था। दूसरा जो कि 24 तारीख को किया था, 24 फरवरी 2020, जो कि 25,000, दोनों वैल्यू सेम है, 25,000 25,000। और उसमें वो 1 साल के लिए था। ठीक है, और इसमें मतलब क्या होता है कि बैंकों ने ऑलरेडी लिक्विड आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत लोन लिया हुआ है, ये उससे एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये उसको मिला के नहीं, उससे एक्स्ट्रा है। और इसमें 1 लाख करोड़ तक का बैंक बोरोविंग कर सकते हैं। तो जो टारगेट रखा था कि लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाएगी बैंकों में, लिक्विडिटी इंजेक्शन का मतलब बैंकों को लोन दिया जा रहा है तो लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है। तो बैंकों को लोन मिल रहा है तो बैंकों के पास पैसा आ रहा है, तो लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है बैंकों में। तो 1 लाख करोड़ का टारगेट है, उसमें से ये 17 फरवरी को 25,000 करोड़, 24 को 25,000, तो 50,000 करोड़ ऑलरेडी बैंकों को पैसा दिया जा चुका है लॉन्ग टर्म रेपो के तौर पे। और ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ था लॉन्ग टर्म रेपो, आरबीआई का प्लेटफॉर्म है ई कुबेर, तो वहीं पे बैंकों ने इसके लिए, वहीं से बैंकों को ही दिया गया था। और इसकी मतलब इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, तो आप डेट देख लीजिए कब है, फरवरी। तो जब आपका कोविड था उसी टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी ना, फरवरी मार्च में, जो 2020 में कोविड बहुत बढ़ गया था। तो कॉर्पोरेट वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू मोबिलाइज फंड एज देयर वाज लार्ज सेल ऑफ इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कोविड-19 पैंडेमिक एंड कंपनी, तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रिस्क देखने को मिल रहा था, और बैंकों में जो है लिक्विडिटी का काफ़ी इशू हो रहा था। कस्टमर ने रीपे करना बंद कर दिया था, खासतौर के कॉर्पोरेट ने, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री सब बंद है, उनके पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से रिपे करेंगे। तो इसीलिए जो है बैंकों की लिक्विडिटी का बहुत इशू हो गया था, बैंकों के पास पैसे कम पड़ रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोविड के टाइम पे इसको लॉन्ग टर्म रेपो को आरबीआई ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो पहली जो है 17 फरवरी को पहली बार में बैंकों को 25,000 करोड़ दिया गया था। 24 फरवरी को भी 25,000 करोड़, बाकी का जो 50,000 करोड़ वो आगे के इंस्टॉलमेंट में दिया गया। यही आपका लॉन्ग टर्म रेपो रहता है। और क्वेश्चन आ जाएगा मैक्सिमम कितने टाइम के लिए। जनरली रेपो क्या होता है, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रेपो मैक्सिमम 3 साल के लिए दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स। बट हु इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स को कौन इशू करता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करती है। ठीक है, लेकिन जो मेन
पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया जाता है। व्हाट इज मैक्सिमम टेन्योर फॉर लॉन्ग, ये क्वेश्चन आपका। लॉन्ग टर्म रेपो मैक्सिमम कितने टेन्योर के लिए जो है दिया जा सकता है, तो आंसर था 3 years। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चंस को देख चुके हैं, तो बी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। व्हाट इज लोड फंड एंड नो लोड फंड, लोड फंड और नो लोड फंड क्या होता है? लोड फंड इज द वन दैट चार्ज ए परसेंटेज ऑफ नेट एसेट वैल्यू फॉर एंट्री और एग्जिट। तो अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आप एंट्री करना चाह रहे हैं, एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो जो नेट एसेट वैल्यू उसका कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आप आएंगे तब भी आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, आप जाएंगे तब भी पैसा देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं लोड फंड। नो लोड फंड क्या होता है? इट इज अ वन दैट डज नॉट चार्ज फॉर एंट्री। तो जो एंट्री एग्जिट का कोई चार्ज नहीं लेता उसको बोलते हैं नो लोड फंड। ठीक है, सिंपल है। अगर आप जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीद रहे हैं तो आपसे कुछ चार्ज लिया जाएगा, आप अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेच रहे हैं तभी आपसे चार्ज लिया जाएगा, तो यानी वो लोड फंड हो गया। नो लोड फंड मतलब जब आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीद रहे हैं चाहे बेच रहे हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो उसको बोला जाएगा नो लोड फंड। जहाँ पे एंट्री एग्जिट फी फ्री, आप बोल लीजिए फ्री एंट्री एग्जिट फी। व्हाट आर ग्रेड्स, तो कौन कौन सी जो है ग्रेड्स क्रेडिट रेटिंग में इस्तेमाल की जाती है? जनरली बहुत अच्छी और सेफेस्ट रेटिंग ट्रिपल ए बताते हैं, और जो कंपनीज कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती है तो उनका कम से कम ट्रिपल ए रेटिंग होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट रेटिंग ट्रिपल ए होता है, उसके बाद डबल ए, उसके बाद ए, फिर यहाँ पे आता है ट्रिपल बी, फिर आता है डबल बी, फिर आता है बी, फिर आता है सी, फिर आता है डी। ठीक है, ये सारी है। इसमें से जनरली ट्रिपल बी तक की जो रेटिंग है, यहाँ तक तो बैंक लोन दे देता है, लेकिन अगर किसी कंपनी की रेटिंग डबल बी है या बी है तो ये सब बहुत खराब। और डी तो मतलब डिफॉल्ट का चांस ही है, अगर आपने डी रेटिंग वाले को लोन दिया तो 99.9% चांस है कि डिफॉल्ट कर जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छी रेटिंग है, मतलब बहुत कम चांस है, लेस रिस्की ट्रिपल ए रेटिंग को माना जाता है, मतलब उसका डिफॉल्ट होने का चांस ऑलमोस्ट 0% ही रहता है। तो ये जो है रेटिंग हमारी ग्रेड इस्तेमाल की जाए। ट्रिपल ए सबसे बेस्ट बताते हैं, टाइमली प्रिंसिपल ईएमआई सब कुछ पे कर देगा। डबल ए भी ठीक रेटिंग है, ए ऑल्सो ओके। ट्रिपल बी भी एक अच्छी रेटिंग बताते हैं। ठीक है, ट्रिपल बी तक ही एक्सेप्ट करता है, इससे ज़्यादा अगर कम रेटिंग है डबल बी तो बैंक लोन के लिए उस कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। व्हाट आर स्टेप्स फॉर हायर परचेज, तो हायर परचेज में क्या होता है कि जो कोई भी आप गुड्स लेते हैं तो कुछ अमाउंट आप पहले पे कर देते हैं, बाकी का जो अमाउंट होता है आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। ठीक है, तो वही आपका हायर परचेज है। पहले स्टेज में क्या होगा, जो सेलर है जो हायर है उसको हायर ही बोलेंगे। ही परचेज assets फ्रॉम द सप्लायर मैन्युफैक्चर एंड हायर इट टू हायरर हु इज रिक्वायर्ड टू कैश डाउन पेमेंट। तो जो सेलर है जो कि गुड्स को बेच रहा है हायरर को, तो 20 से 25% डाउन पेमेंट के तौर पे उसको लेगा। मान लीजिए गुड्स की कीमत है 100 करोड़, तो उसमें से 20 से 25 करोड़ उसको बोलेगा कि तुम अभी पे करो। फिर जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसका, तो वो उसका ईएमआई बना देगा, जैसे 36 मंथ की या 48 मंथ्स की जो है ईएमआई में पे करो, इस तरह से वो बोलेगा। और sometimes, in place of cash down payment, a fixed deposit is required to be made with the seller and entire amount of cost is। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको डाउन पेमेंट नहीं करनी, आप एक फिक्स डिपॉजिट एफडी कर लीजिए सेलर के साथ, बाकी का जो पैसा आप ईएमआई के तौर पे दे सकते हैं, जो पूरा का पूरा पैसा वो आप ईएमआई के तौर पे दे सकते हैं। मतलब किसी किसी केस में सिक्योरिटी के तौर पे बोलते हैं कि एफडी करा लो, बट इसको हम कॉस्ट में से नहीं रिकवर करेंगे। आपका जो टोटल अमाउंट है मान लीजिए 100 करोड़, तो 100 करोड़ की हम लोग ईएमआई बनाएंगे और कुछ पैसे को एफडी के तौर पे हमारे पास रखवाएंगे। ये एज ए सिक्योरिटी वो एक तरह से ले रहा है, बट किसी केस में वो 20 से 25% स्टार्टिंग में पे करने को बोल देगा और बाकी के अमाउंट की ईएमआई बना देगा। तो वही होता है आपका हायर परचेज। ये कब काम आता है? जब आप कोई प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो उस केस में आप दुकानदार से बोलते हैं कि हमारे को ईएमआई बनवा दो, हम उस तरह से जो है इसको खरीदेंगे। तो वही आपका हायर परचेज रहता है। व्हाट इज रेटिंग हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग इन वर्ल्ड, तो पहली बार कौन सी कंट्री की किसके द्वारा रेटिंग की गई थी, तो वो बता रखा है। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री टू बी रेटेड वाज फ्रांस। तो फ्रांस आपकी कंट्री थी और उसको स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा 1959 में जो है रेटिंग किया गया था। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम क्या है? CRISIL, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया की पहली रेटिंग है। और वर्ल्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, फ्रांस की रेटिंग इसने पहली बार की थी। हु इज रेगुलेटर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन रेगुलेट करता है? सेबी इसका रेगुलेटर होता है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट किया जाता है। व्हाट इज कंटेजियस, इसका मतलब फैलना किसी चीज का, जैसे कोई बीमारी, जैसे कोविड हुआ था तो वो क्या था? कंटेजियस, वो आसानी से यहाँ से वहाँ फैलने वाली बीमारी थी। तो ये भी वैसे ही है, ये लेकिन आपका इकोनॉमिक्स टर्म्स में। इट इज अ स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस फ्रॉम वन मार्केट और रीजन टू अनदर मार्केट, और डोमेस्टिक लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। जैसे कोविड क्या था, इंडिया में भी था और वर्ल्ड में भी हर कंट्रीज में था। तो कंटेजियस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल क्राइसिस, जैसे 2008 में क्राइसिस देखने को मिला था, यूएसए से शुरू हुआ फिर बाकी देशों को भी इसने इम्पैक्ट किया। तो वो एक टाइप का कंटेजियस है, यानी ये एक इकोनॉमिक जगह से, एक मार्केट से, एक रीजन से दूसरे रीजन में फैलता है। कई बार डोमेस्टिक में भी हो सकता है, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल पे भी ये फैलता है, तो उसको बोला जाता है कंटाजियस। सिंपल सी टर्म थी ये।
कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी किसको बोला जाता है? अगर आप एक दिन के लिए बोरोइंग कर रहे हैं तो उसको कॉल मनी बोला जाएगा, 1 डे। 2 दिन से 14 दिन के लिए कर रहे हैं बोरोइंग तो उसको बोला जाएगा नोटिस मनी। और 14 दिन से ज़्यादा 1 साल तक, ठीक है, ये मनी मार्केट की टर्म्स है। तो मनी मार्केट आप जानते हैं मैक्सिमम 1 साल तक की मार्केट होती है, तो 14 दिन से ज़्यादा और 1 साल तक अगर बोरोइंग करेंगे तो उसको बोला जाएगा टर्म मनी। तो सिंपल सी टर्म है, कॉल मनी अगर आप एक दिन के लिए बोरोइंग कर रहे हैं, नोटिस मनी 2 दिन से 14 दिन के लिए बोरोइंग कर रहे हैं, टर्म मनी 14 दिन से ज़्यादा 1 साल तक बोरोइंग करेंगे तो उसको टर्म मनी बोला जाएगा। ठीक है, यहीं पे मैंने लिख दिया, कॉल मनी 1 डे, 2 से 14 नोटिस, 14 से आगे 1 साल तक टर्म मनी उसको बोला जाता है। ये टर्म्स इस्तेमाल की जाती है जनरली। ठीक है, व्हाट इज लोन सिंडिकेशन? तो जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो लोन सिंडिकेशन अपने क्लाइंट्स की कराते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जो भी उनका कस्टमर है, जो क्लाइंट है सिंडिकेट बैंक का, सॉरी मर्चेंट बैंकर्स का जो क्लाइंट है, वो उसको एनालिसिस करते हैं, अपने कस्टमर के कैश फ्लो के पैटर्न को चेक करते हैं और उनको लोन लेने में जो है मदद करते हैं। उनका जो भी बोरोइंग है क्या किस तरह से किया जाएगा, तो लोन सिंडिकेशन में वो उनको एक तरह से सपोर्ट करता है। अगर बैंकों से भी बात करनी होगी तो बैंकों से मिलके जो है इसको लोन जो है अपने क्लाइंट को लोन दिलवाने का जो है काम करते हैं। सो लोन सिंडिकेशन में क्या होगा, 2-3 बैंक मिलके एक कस्टमर को लोन देते हैं, उसको बोलते हैं लोन सिंडिकेशन। और मर्चेंट बैंकर्स अपने क्लाइंट के लिए लोन सिंडिकेशन वाली फैसिलिटी का भी अरेंजमेंट करते हैं, यानी ये जाके बैंकों से बात करेंगे, कस्टमर की कैश फ्लो ये सब बताएंगे और फिर उस बैंक को बोलेंगे 2-4 बैंक मिलके जो है आपस में इस कस्टमर को, मेरे क्लाइंट को लोन दे दीजिए। तो लोन सिंडिकेशन की फैसिलिटी भी मर्चेंट बैंकर्स अवेलेबल कराते हैं अपने क्लाइंट के लिए। लोन सिंडिकेशन का सिंपल सा कंसेप्ट है, 2-4 बैंक मिलके अगर किसी कस्टमर को लोन देंगे तो उसको हम बोलेंगे लोन सिंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज होल्डिंग अंडर द लीड मर्चेंट बैंकर्स अंडर कैटेगरी 1? यानी जब भी लीड मर्चेंट बैंकर्स अपने कस्टमर्स के लिए इशू मैनेजमेंट करा रहे हैं, इशू मतलब कोई शेयर्स, अगर आपकी कंपनी जो कि इस मर्चेंट बैंकर्स की क्लाइंट है, वो कंपनी अगर मान लीजिए कोई शेयर्स इशू कर रही है और उसको इशू कराने में अंडर राइटिंग की सुविधा कौन दे रहा है? मर्चेंट बैंकर्स। अभी अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? अंडर राइटिंग का मतलब है कि कोई मर्चेंट बैंकर्स आपको पूरा का पूरा सपोर्ट दे रहा है कि किस तरीके से आप मार्केट में शेयर्स को इशू करेंगे, हर तरीके का आपको सपोर्ट दे रहा है उसके रिगार्डिंग, कितना रेट पे आपको शेयर्स इशू करना चाहिए, कितना शेयर्स इशू करना चाहिए, तो वो सारा काम करता है, बदले में आपसे कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, तो वो हो गया मर्चेंट बैंकर्स का अंडर राइटिंग रोल। इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी कोई मर्चेंट बैंकर्स, लीड मर्चेंट बैंकर जो कि कैटेगरी 1 का होता है, आपने अभी देखा था ना कि 4 टाइप के मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, 1 2 3 4। कैटेगरी 1 वाले बैंकर्स वो होते हैं जिनका कम से कम 5 करोड़ का होना चाहिए मिनिमम कैपिटल। कैटेगरी 2 वालों का 50 लाख, 3 वालों का 20 लाख और चौथे वाले का नहीं, कोई कैपिटल का जरूरत नहीं। तो जो कैटेगरी 1 वाले, जो सबसे मतलब ये फर्स्ट लेवल वाले मर्चेंट बैंकर्स, मतलब जिनको सबसे ज्यादा पावर दी जाती है, तो जो कैटेगरी 1 वाले मर्चेंट बैंकर्स अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर के लिए इशू मैनेजमेंट करा रहे हैं, यानी कोई शेयर्स उनको इशू करा रहे हैं अंडर राइटिंग के तहत, तो कम से कम 5% के शेयर्स या 25 लाख, तो वो जो है उनको भी खुद को ऐसा एक्सेप्ट करना रहता है। तो क्या उनको सब करना है, जो भी उन्होंने अंडर राइटिंग का ऑब्लिगेशन किया है कि शेयर्स हम आपको इशू कराएंगे, तो 5% जितना टोटल कमिटमेंट किया है अंडर राइटिंग में, तो 5% या 25 लाख, तो दोनों में से जो भी कम होगा तो वो इनको भी एक्सेप्ट करना रहता है। ठीक है, तो वही आपका होल्डिंग के बारे में बताया कि लीड मर्चेंट बैंकर्स कैटेगरी 1 में कितना होल्डिंग कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के क्या फीचर्स है? तो ये भी एक तरीका है जिससे आप मार्केट से पैसा को ले सकते हैं। ये भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बोरोइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका टेन्योर कितना होता है? 7 डेज से 1 ईयर। जैसे आपका कमर्शियल पेपर होता है ना, 7 डेज टू 1 ईयर, ये भी वैसे ही 7 डेज मिनिमम और 1 ईयर मैक्सिमम के लिए आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकते हैं। और 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के टेन्योर के लिए आपको अवेलेबल होते हैं। और मिनिमम अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो ये आपका 5 लाख मिनिमम होना चाहिए। स्टार्टिंग में वैसे सर्टिफिकेट डिपॉजिट 1 लाख और उसके मल्टीपल में होते थे, लेकिन अभी आपकी मैक्मिलर में ये 5 लाख लिखा हुआ है। तो 5 लाख और उसके मल्टीपल में जो है ये इशू किए जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 लैक्स। और बैंक आर नॉट अलाउड टू ग्रांट लोन अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अनलेस स्पेसिफिकली, अगर आरबीआई परमिशन देता है तभी आप बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को सिक्योरिटी मान के लोन देता है, अदरवाइज बैंक लोन नहीं देता। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक टाइप का डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट। अभी डिस्काउंटेड का मतलब क्या है? डिस्काउंटेड का मतलब एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की कीमत है 5 लाख, बट आपको अगर एक सर्टिफिकेट डिपॉजिट खरीदना तो आपको पूरा 5 लाख नहीं देगा, इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा। ये तो उसकी फेस वैल्यू है, तो उसको डिस्काउंट मतलब 4,90,000, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 4,90,000 का इशू किया जाएगा। ठीक है, और उसको 5 लाख में बेच दिया जाएगा। 4,90,000 का एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया, अगर उसको 5 लाख में बेचा गया, यानी हर सर्टिफिकेट डिपॉजिट में 10,000 का आपको फायदा हो गया। तो 4,90,000 का आपको मिलेगा, और जब आपका रिडीम्पशन का टाइम आएगा, जब आपको पेमेंट दिया जाएगा, जब आपका एक्सपायरी डेट आ जाएगा, तो आपको पूरे 5 लाख वापस मिल जाएंगे। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको, ये जीरो कूपन होते हैं, इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करता। हमारा फायदा क्या है? फायदा सिर्फ इतना है कि डिस्काउंट पे होगा, मतलब ये हमें सस्ते में मिलेगा जो भी उसका एग्जैक्ट प्राइस है, और जैसी मैच्योरिटी आएगी तो हमें जो उसका एग्जैक्ट प्राइस है वो रिफंड हो जाएगा। तो 5 लाख का जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है वो 4,90,000 में इशू किया जाएगा,
और जब उसका मैच्योरिटी डेट आएगा तो हमें पूरे 5 लाख मिल जाएंगे। तो जो 10,000 है वो हमारा फायदा हो गया। ये मैंने एग्जांपल बताया 4,90,000, कंपनी 4,80,000, जैसा भी उसका रेट है वो हमेशा इस रेट से कम पे देगी, जिसको हम डिस्काउंटेड रेट बोलते हैं, इसीलिए एक टाइप का डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके ऊपर कि कितने तक का जो है टेन्योर इसका रहता है, तो 7 days to 1 year। अगला ये डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट, और एक सर्टिफिकेट डिपॉजिट 5 लाख और उसके मल्टीपल में दिया जाता है। तो सिंपल सा आपका ये हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन आ गया कमर्शियल पेपर के फीचर बताइए। तो जो कंपनी जिसका रेटिंग ट्रिपल ए है, A3, ट्रिपल ए रेटिंग वाली कंपनी एलिजिबल है कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए, ठीक है। और ये भी मिनिमम 7 days से लेके 1 साल तक के लिए। और और कोई कंपनी मान लीजिए जिसका टोटल कमर्शियल पेपर इशू करके जो पैसा है 1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा, उसको अगर बोरो करना है, ठीक है। अगर जो कंपनी है मान लीजिए रेटिंग तो ट्रिपल ए ही है, बट उसको 1,000 करोड़ या से ज़्यादा की बोरोइंग करनी है कमर्शियल पेपर इशू करके, तो उस केस में उसको दो अलग अलग रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी पड़ेगी, और उसमें से जो लोएस्ट रेटिंग होगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा जैसे फाइनल रेटिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्रिपल ए या कोई दूसरी कंपनी ने बोला, दूसरी रेटिंग एजेंसी ने बोला डबल ए, तो उस केस में डबल ए इसका माना जाएगा। बट मिनिमम रेटिंग ट्रिपल ए होगी तभी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी अगर कोई कंपनी 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा की बोरोइंग करना चाहती है कमर्शियल पेपर के थ्रू, तो दो रेटिंग एजेंसी से उसको रेटिंग करानी पड़ेगी, और दोनों उसको ट्रिपल ए की रैंक देंगे तभी वो एलिजिबल होगी, ठीक है। ये सिंपल सा आपका हो गया। ये भी मिनिमम 5 लाख के मल्टीपल में जो है एक कमर्शियल पेपर 5 लाख का मिलेगा। 5 लाख और उसके मल्टीपल में ये इशू किए जाते हैं, और ये भी डिस्काउंटेड होता है। यानी 5 लाख का जो कमर्शियल पेपर है आपको 4,90,000 में मिलेगा, और जब इसका मैच्योरिटी डेट आएगा तो वो पूरा 5 लाख वापस कर दिया जाएगा। व्हाट आर रिस्की ग्रेड्स? तो रेटिंग एजेंसीज के हिसाब से रिस्की ग्रेड क्या बताते क्या होता है? तो ये हमने देखा था ना कि डबल बी तक तो जो है, सॉरी, ट्रिपल बी तक तो कंपनी जो है बैंक एक्सेप्ट कर लेती है। ट्रिपल ए तो बेस्ट है, डबल ए भी ओके है, ए भी ओके है, ए के बाद आता है ट्रिपल बी। तो यहाँ तक तो बैंक एक्सेप्ट कर लेती है एज ए लोन। और ये लास्ट है डबल, ट्रिपल बी से जैसे ही कम होगा डबल बी, बी, सी, डी, उनको बैंक एक्सेप्ट नहीं करती। तो वही बोल रहा हूँ रिस्की ग्रेडिंग, तो रिस्की ग्रेडिंग में डबल बी, इसको स्पेकुलेटिव ग्रेड बोला जाता है। और डबल बी मतलब काफी रिस्की है, इनएडिक्वेट सेफ्टी है, मतलब सेफ्टी सफिशिएंट नहीं है। बी काफी रिस्की है, सी अच्छा खासा रिस्क है, डी डिफॉल्ट का बहुत चांस है, ठीक है। तो ये सारी जो है रिस्की ग्रेडिंग माना जाता है। व्हाट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान मतलब इसमें जो आप प्रीमियम पे करते हैं तो उस प्रीमियम के दो हिस्से डिवाइड हो जाते हैं। एक पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में जाता है और दूसरा पैसा आपको प्रोटेक्शन प्रीमियम देते हैं। तो यानी ये जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, इस पॉलिसी में क्या होता है, इसमें आपको दो बेनिफिट एक साथ देते हैं। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मतलब हमने मान लीजिए 10 रुपए लगाए और हमें 100 रुपए या 20 रुपए मिलेंगे, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिला, प्लस आपको प्रोटेक्शन भी देगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, इस तरह से। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी वो होती है जो कि हमें डबल बेनिफिट देती है। जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं यूएलआईपी के तौर पे, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे, वो प्रीमियम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। प्रीमियम का एक पोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है, और दूसरा एज ए प्रीमियम इस्तेमाल किया जाएगा आपको रिस्क प्रोटेक्शन, ठीक है। वही आपका यूएल है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन को ऑफर देती है, इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन, एंड अलाउ इंश्योर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ हाउ हिज प्रीमियम आर इन्वेस्टेड। तो इसमें दोनों ऑप्शन उसको दिए जाते हैं कि आपको एक तो रिस्क से बचाया जाएगा, प्लस आपका जो पैसा है कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आप ही से पूछा जाता है। आप बोलेंगे मुझे सिक्योरिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो वही इन्वेस्ट होगा। आप बोलेंगे मुझे डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपसे पूछा जाएगा और उस हिसाब से आपका पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ये चॉइस आपको यूआरआईपी में मिलता है। तो इसमें आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है, एक तो लॉन्ग टर्म के गोल्स भी पूरे हो गए और लाइफ कवर भी आपको मिल गया, ताकि आपकी फैमिली को जो है कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो उस केस में आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाएगा फाइनेंशियली। तो वही आपका क्यूएलआईपी, ये भी एक नंबर का पूछ सकता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोटेक्शन बेनिफिट दिया जाता है। व्हाट इज मनी बैक एंड कैश बैक प्लान? इस प्लान में क्या होगा कि जो भी सम अश्योर्ड होगा तो वो इंश्योर्ड को वापस कर दिया जाएगा एज अ सर्वाइवल बेनिफिट। ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म द बैलेंस अमाउंट इज पेज एट मैच्योरिटी वैल्यू। मनी बैक या कैश बैक में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको, आप हर साल 1 लाख पे कर रहे हैं एज इंश्योरेंस, और ये आपको 20 साल के लिए मान लीजिए प्रोटेक्शन मिला, तो 20 साल तक आपने 1 1 लाख पे किया। अभी 20 साल तक में अगर कुछ हो जाता मान लीजिए कस्टमर को, तो उसको इंश्योरेंस के तौर पे जो भी अमाउंट था, मान लीजिए 1 करोड़ था, मिलेगा। लेकिन अगर अभी आप जीवित रह गए, कुछ नहीं हुआ, तो उस केस में आपका जो पैसा है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। जो 1 लाख है, मान लीजिए 20 साल में 20 लाख हो गया, तो 20 लाख आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो वही लिखा है मनी बैक प्लान या कैश बैक प्लान। तो इसमें क्या होगा, सर्टेन परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड इज रिटर्न टू द इंश्योरेंस पर्सनल एज सर्वाइवल बेनिफिट। तो जैसे मान लीजिए बोला था 1 करोड़, अगर आप मतलब कस्टमर का डेथ हो जाता तो 1 करोड़ मिलता, पर डेथ नहीं होगा तो कुछ परसेंट जो है एज अ मनी बैक के तौर पे या कैश बैक के तौर पे उसको दिया जाएगा। तो उसमें बोला जाएगा कि अगर आप को कुछ हो जाता तो 1 करोड़ मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो आपको 20 लाख मिलेंगे। तो वही होता है आपका मनी बैक प्लान। तो दोनों तरफ से इसमें बेनिफिट रहता है।
व्हाट इज एन्युटी पेंशन प्लान? ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें आपको रेगुलर पेमेंट मिलती है लाइफ टाइम के लिए। इसमें आपको स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट करना रहता है। ठीक है, मान लीजिए आप रिटायरमेंट, ये भी एक टाइप का रिटायरमेंट प्लान ही है। आप रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारा आपको पैसा मिल गया, तो आपके पास मान लीजिए 30 लाख है, तो आप एन्युटी स्कीम के तहत उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए और हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा। वही आपका होता है एन्युटी पेंशन प्लान। और ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगी एंड पे बैक द रिटर्न जनरेटेड फ्रॉम इट। तो वो पैसे को इन्वेस्ट किया और उससे जो जो रिटर्न मिलेगी वो आपको पे किया जाएगा। और इसको आप एक पेंशन प्लान के तौर पे देख सकते हैं। एन्युटी में क्या होगा, हाई अमाउंट लमसम के तौर पे, मतलब पूरा अमाउंट हमें एक टाइम पे पे करना है। और उस पैसे को, जैसे हमने जो 30 लाख दिए, तो उसको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगी, उसका रिटर्न हमें हर महीने एन्युटी की फॉर्म में जो है देगी, जिसको आप पेंशन प्लान भी बोल सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, जिसका जिसका टेन्योर फिक्स है, जैसे मान लीजिए 5 साल या 10 साल के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आपका टर्म इंश्योरेंस, जिसका टेन्योर आपको मालूम है कि कितने टाइम के लिए लिया है, तो उसको बोला जाता है टर्म इंश्योरेंस। ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपको जैसे मान लीजिए आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो आपके हॉस्पिटल में जो खर्चे हो जाते हैं, तो उसको कवर करता है, उसको बोला जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। कई बार आप हॉस्पिटल जाते हैं मान लीजिए, तो वो पूछते हैं ना आपको रिसेप्शन में कि आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, यानी इंश्योरेंस वाले आपके बिल्स को पे कर देंगे। व्हाट इज होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? होल लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इट इज एक्सटेंडेड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन वंस इंटायर लाइफ। एक टर्म इंश्योरेंस था जिसमें जितना टेन्योर है उतने टाइम के लिए इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आपने 10 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया है तो 10 साल के लिए इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन जो होल लाइफ आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इसका टेन्योर अनलिमिटेड है, तो जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो वो होती है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसको आपको याद भी नहीं रखना, नाम से आपको पता लग रहा है कि पूरी लाइफ तक की जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ? मतलब ये क्या प्रिंसिपल है? इट इज अ पॉजिटिव ड्यूटी वॉलंटरी टू डिस्क्लोज एक्यूरेटली एंड फुली। जैसे आप मान लीजिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो हमसे क्या पूछा जाता है कि कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई पहले कोई आपका ट्रीटमेंट हुआ, कोई बीमारी थी आपके खानदान में, किसी को कोई बीमारी थी, ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर्स दे रहे होते हैं। तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या बिलीव करती है कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है। इन केस मान लीजिए किसी की कोई फैमिली में सच में कोई बड़ी बीमारी थी, तो उसने नहीं इसमें लिखा, इस वजह से लिख दिया कि नहीं है। जैसे कई बार पूछा ना डायबिटीज है किसी को, तो आपने लिख दिया नहीं है, बट बाद में पता लगा कि वो डायबिटीज है, तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को आप शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो एक्यूरेट है। और वो जो आपको पॉलिसी दी जा रही है इसी कंडीशन में दी जा रही है कि आपने सारा डेटा उनके साथ सही शेयर किया। अगर बाद में कहीं से इन्फॉर्मेशन पता लगी कि आपका जो डेटा शेयर किया गया था वो रॉन्ग था, तो उस केस में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव, और ये वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब अब कैसे पता करना मुश्किल है, मतलब ये आपकी ड्यूटी बनती है वॉलंटरी, कि आपको डिस्क्लोज करना है, बताना है एक्यूरेटली, सही और फुल्ली, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑल फैक्ट मटेरियल टू द रिस्क बीइंग प्रपोज्ड वेदर रिक्वेस्टेड और नॉट। तो कंपनी ने आपको बताने के लिए बोला है, नहीं बोला, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वॉलंटरी बेसिस पर उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। वो होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। व्हाट इज एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी? Endowment insurance policy promise not only to pay the policy face amount on the death of insurance during a fixed term of years, but also pay the full face amount at the end of term। मतलब इसमें दोनों बेनिफिट मिलते हैं। अगर पर्सन को कुछ हो जाता है तो उसको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा। अगर पर्सन सर्वाइव करता है तब भी उसको जो पैसा रिटर्न किया जाएगा। तो वो होता है हमारा एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसमें डबल बेनिफिट आपको मिलते हैं। टर्म पॉलिसी में ऐसा नहीं होता। टर्म पॉलिसी मान लीजिए 10 साल के हैं, तो 10 साल तक कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो एंडाउमेंट पॉलिसी, इसमें हमें अगर डेथ हो जाएगी तो लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के नाम पे कुछ पैसा मिलेगा किसको, नॉमिनी को, और अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं तब हमें कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमें पैसा दिया जाता है। वो होती है आपकी इंडाउमेंट पॉलिसी। और आजकल जो मार्केट में पॉलिसी होती है वो काफ़ी मिक्स होती है, मतलब कहने में देखा जाए तो टर्म पॉलिसी में नहीं मिलना चाहिए, पर आजकल कुछ ऐसी पॉलिसी होती है वो टर्म वाली भी होती है और उसमें आपको अगर कुछ नहीं भी होता तब भी सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाते हैं। तो आजकल की पॉलिसी इस तरह से कि कस्टमर जैसे द पॉलिसी की तरफ अट्रैक्ट हो, वो पॉलिसीज को खरीदे। तो इसीलिए जो जो फायदे कस्टमर को जितने मैक्सिमम फायदे हो सके, इंश्योरेंस कंपनी पूरा कोशिश करती है कि वो सारे फायदे एक ही पॉलिसी में, जो है हाइब्रिड पॉलिसी बोलते हैं ना, 3-4 बेनिफिट्स दिए जाए। तो वो सारी कंपनी ने आजकल ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि ऑलमोस्ट हाइब्रिड है, कई तरह के ऑप्शंस एक ही पॉलिसी में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन REIT? रिटेल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है? ये ट्रस्ट के फॉर्म में स्टैब्लिश किए जाते हैं, और ये जो है पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और उनकी भी कंडीशन होती है कि इनको जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, अभी रियल एस्टेट जैसे मान लीजिए कोई दुकान बन रही है, शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे एक अच्छी दुकान बन रही है, तो उसको उन्होंने खरीद लिया। अब दुकान से जो रेंट मिलेगा, तो वो एज ए जो भी इसके
जिन्होंने भी इसको खरीदा होगा, जो भी इसके यूनिट होल्डर होंगे आरईआईटी के, तो उनको जो है डिविडेंड के तौर पे किया जाएगा। यानी इनका जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और ज्यादातर जो इनका जो पैसा है 80% तक का पैसा कैसी जगह इन्वेस्ट होना चाहिए, जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है। और अगर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यानी अगर मान लीजिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास 100 रुपए, तो 100 में से 80 रुपए इनको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, जो ऑलरेडी बन चुके हैं और जिसको कल से रेंट पे चढ़ा दिया जाएगा और कल से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। बाकी 10 रुपए मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये 80% मिनिमम, मतलब कम से कम 80 रुपए तो आपको लगाना ही है। अगर आप इससे ज्यादा चाहे तो वो अच्छी बात है, बट कम से कम 80 तो लगाने ही पड़ेंगे। और ये 10 रुपए का मैक्सिमम लिमिट है, यानी 10 रुपए ये ऐसे प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो भी चल रहे हैं, उनको भी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम 10% कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मिनिमम 1-2% को तो और अच्छी बात है, पर मैक्सिमम 10% अलाउ है, ये इसकी खास बात है। ठीक है, तो वही पढ़ते हैं। जो इसमें स्पॉन्सर्स होता है, स्पॉन्सर्स को कम से कम 25%, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 25% की जो होल्डिंग है वो स्पॉन्सर्स के पास होनी चाहिए। सेकंड थिंग, इनको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है कि 80% तक का पैसा, नॉट लेस देन 80% इन कंप्लीट और रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट। तो अगर ये अपने पैसे को रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 80% तक का पैसा मिनिमम वहां पे इन्वेस्ट करना होगा। और 10% मैक्सिमम है, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना है तो 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10%। तो 10% ये मैक्सिमम लिमिट है और ये 80% जो है मिनिमम लिमिट है। ये इसका मेन इसमें हो गया। इसके जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ट्रस्टीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो जो यूनिट होल्डर्स है उनके राइट सेफ रखे। तो ट्रस्टी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होना चाहिए और 50% से कम में उनका कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मतलब 50% तक के शेयर्स में इनका कम से कम कंट्रोल होना चाहिए। उनके लिए देखेगा, मतलब उनके सारे राइट्स को देखेगा। अगर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये होल्डिंग अलाउड नहीं है, या फिर कोई गवर्नमेंट या रेगुलेटरी कोई प्रोविजंस है, उस केस में एक्सेप्शन मान लिया जाएगा। अदरवाइज जो है इनको ये करना ही पड़ेगा। मिनिमम 50% तक की शेयर होल्डिंग में इनको राइट्स को जो है देखना होगा। तो मेन वही आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की कम से कम स्पॉन्सर्स को 25% तक की होल्डिंग रखनी पड़ेगी। और आपके जो ट्रस्ट का जो पैसा है 80% तक का, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है 80% तक का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट प्रोजेक्ट में आपको करना होगा। और 10% तक का पैसा अंडर कंस्ट्रक्शन में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशंस कब रोल में आता है, जब एक पर्सन ने दो अलग अलग इंश्योरेंस ली होती है, ठीक है। मान लीजिए एक घर है और उसके लिए आपने अलग अलग जगह से इंश्योरेंस ले रखा है। तो उस केस में इस इंश्योरेंस से भी आपने क्लेम कर लिया, वहां से भी क्लेम कर लिया, ऐसा अलाउ नहीं होता। मतलब आप इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते, ठीक है, ये रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या है कि अगर मान लीजिए आपका घर है और आपने घर के लिए इंश्योरेंस लिया और आपने अलग अलग दो अलग अलग जगह से इंश्योरेंस ले लिया, ऐसा कई बार हो जाता है कि कहीं पे आपको सही मिल गया तो आपने दो अलग अलग जगह से इंश्योरेंस ले लिया। और सच में वो इंश्योरेंस, मान लीजिए घर को कुछ हो गया और सच में जो है पॉलिसीज अब आपको क्लेम करनी चाहिए, तो दोनों इंश्योरेंस, मान लीजिए अब घर की कीमत थी 5 लाख, तो आपने क्या किया, 3 लाख का इंश्योरेंस एक जगह से करा लिया और मान लीजिए 3 लाख का दूसरी जगह से करा लिया, तो ये कितना हो गया, 6 लाख का हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि ये जो बेनिफिट मिलेगा, मतलब आप देखा जाए तो अगर इस इंश्योरेंस से आपने 3 लाख क्लेम किया, इससे भी तो आपके पास 6 लाख हो गए, पर आपका तो 5 लाख का ही लॉस हुआ है। तो 6 - 5 1 लाख का आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो इसमें वही बात की गई कि प्रॉफिट आप नहीं अर्न कर सकते इंश्योरेंस लेके। तो इसमें क्या होगा कि जिस रेशो में आपका लॉस हुआ होगा, जैसे घर को जो नुकसान हुआ होगा, उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जिस रेशो में आपने प्रीमियम पे किया तो उस हिसाब से वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि इतना पैसा हम पे करेंगे, इतना पैसा हम, तो वो टोटल ऐड करके, अगर आपने दो पॉलिसी ली तो दोनों का पैसा ऐड करके इक्वल होना चाहिए जितने का आपको लॉस हुआ है। वही आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब वो कॉन्ट्रीब्यूट करके आपको टोटल जो है लॉस उसका रिकवरी करके देंगे, बट आपको कोई प्रॉफिट नहीं इसमें करने अर्न करने को नहीं दिया जाएगा। वो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये कब रोल में आता है, जब सेम प्रॉपर्टी के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम असेट के लिए एक साथ इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमर लेता है, तब ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन रोल में आता है। चलिए, इसके साथ ये वाला पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।